एक लड़का अपने आप को बदलने की कोशिश दो ही कारणों से कर सकता है। या तो अभी अभी उसके क्रश के सामने बेइज्जती हुई हो, या बंदे का दिल टूटा हो। अगर क्रश के सामने बेइज्जती हुई है तो वह जिम जाएगा, बॉडी बनाएगा। बट यार, बंदे का दिल टूटा है तो वह अंदर से बदल जाएगा। अब उसे दुनियादारी समझ आने लगेगा। तो इसी तरह के चेंजेस हमारे विज्ञान में भी होते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे उसका आकार बदलना, अवस्था में चेंज आना। जैसे कि आपके सामने उदाहरण है, बर्फ़ को हम लोग गर्म करते हैं तो जल में, और जल को गर्म करते हैं तो जलवाष्प में परिवर्तन होता है। और इन तीनों का रासायनिक सूत्र सेम है, H2O। तो हम इससे कह सकते हैं इससे नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और जलवाष्प को हम वापस जल और बर्फ़ में ला सकते हैं, तो इसे हम अपवर्तित प्रकृति के होते हैं कह सकते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे कि आपके सामने उदाहरण है, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो हम इससे कह सकते हैं कि इससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस कार्बन और ऑक्सीजन में नहीं ला सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं परिवर्तित प्रकृति के नहीं होते हैं। जब दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में अभिक्रिया कर एक नई चीज़ें का निर्माण करता है, जिसका गुणधर्म बिल्कुल ही अलग होता है पहले से, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, तुम्हारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसको मिलाकर तुमने बनाया H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो कि गैस थे, और जो तुमने बनाया वो है लिक्विड। कहाँ पहले गैस था, अब कहाँ लिक्विड, पूरा गुणधर्म में ही परिवर्तन हुआ। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मेरे और तुम्हारे जैसे आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि जो हम देख रहे हैं वो रासायनिक अभिक्रिया है या कुछ और? तो इसको पता करने के लिए तुम्हारे पास 5 तरकीब है। तुम पता कर सकते हो 5 चीज़ों से। अवस्था में परिवर्तन, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस में परिवर्तन हो रहा हो, या फिर रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्पन्न, तापमान में बदलाव या अवक्षेपण का निर्माण। अगर ये चीज़ें तुम्हें दिखाई दे रही हो तो तुम कह सकते हो यह रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ताकि वह आसान दिखे, आसान लग जाए। जैसे कि तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जिसको मिलाकर तुमने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको आसान बनाने के लिए मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO, है ना आसान। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। असंतुलित किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है H2 और O2, जिसका तुमने बनाया H2O। लेफ्ट हैंड में परमाणुओं की संख्या 4 है, राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या 3 है। LHS और RHS बराबर नहीं है, तो हम इसे कह सकते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास Mg और O2, जिसको तुमने मिलाकर बनाया MgO। लेफ्ट हैंड में परमाणुओं की संख्या 4 है, और हम राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या भी 4 है, तो हम कह सकते हैं यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। आपके मन में एक विचार आना चाहिए था कि असंतुलित समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहे तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। जैसे तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है आयरन को जल से रिएक्ट करते हैं तो जंग लग जाता है, और इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि यह कहीं से भी संतुलित नहीं लग रहा है। तो इसको संतुलित करने के लिए तुम्हें 5 स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाने होंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं। स्टेप नंबर 2, तुम्हें 3 कॉलम ड्रॉ करने पड़ेंगे। कॉलम नंबर 1 जिसमें तत्व, जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं Fe, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O। कॉलम नंबर 2 जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आयरन की परमाणुओं की संख्या 1 है तो Fe के आगे 1, हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन के आगे 2, ऑक्सीजन का 1 है तो ऑक्सीजन के आगे 1। कॉलम नंबर 3 जिसमें उत्पादों में परमाणुओं की संख्या को लिखना है, जैसे कि Fe3O4 में Fe की परमाणुओं की संख्या 3 है तो Fe के आगे 3, ऑक्सीजन का 4 है तो 4, हाइड्रोजन का 2। तो स्टेप नंबर 3, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं Fe जिसका परमाणुओं की संख्या 1 है, H2O जिसका परमाणुओं की संख्या 3 है, Fe3O4 जिसका परमाणुओं की संख्या 7 है और H2 जिसका परमाणुओं की संख्या 2 है। तो हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि Fe3O4 का परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसमें से भी ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 4 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड के H2O के आगे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या तो बैलेंस हुई, बट इसमें एक गड़बड़ हुई, वो है हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या। हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या 4 से मल्टीप्लाई करने से लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या 8 हुई, जो कि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या जो राइट हैंड साइड है उसके आगे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन की संख्या भी लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के बराबर हुई। नेक्स्ट बचा Fe की परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए तुम्हें लेफ्ट हैंड में Fe की परमाणु की संख्या के आगे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि Fe की परमाणु की संख्या भी बराबर हुई। तो स्टेप नंबर 4, अब तुम्हें चेक करना है कि प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में बराबर है राइट हैंड साइड के या नहीं। तो हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड की परमाणु की संख्या बराबर है। अब स्टेप नंबर 5, भौतिक अवस्था को संकेत करना है। जैसे कि Fe सॉलिड अवस्था में होता है तो उसके आगे S, H2O गैस अवस्था में तो आगे G, Fe3O4 सॉलिड अवस्था में होता है तो उसके आगे S, H2 जो कि गैस अवस्था में होता है तो उसके आगे G। तो देख सकते हो कितना आसान है असंतुलित को संतुलित करना। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें पहला आता है संयोजन अभिक्रिया।
ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो कि दो हैं जिससे बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो एक है। तो इस तरह के अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो कोयले का दहन, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कार्बन और ऑक्सीजन जो कि दो हैं और जिससे बना कार्बन डाइऑक्साइड वो एक है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसे ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम पिछला एग्जाम्पल में देखें, कोयले का दहन, कोयला को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। सेकंड है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। जैसे कि तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट FeSO4 जिसमें ऊष्मा प्रदान करने से फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो हम देख सकते हैं कहाँ पहले एक था जिससे टूटकर तीन उत्पाद का निर्माण हुआ। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब ऊष्मा प्रदान करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। थर्ड रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय लवण से विस्थापन कर देता है। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, आयरन जो कि अधिक क्रियाशील है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर FeSO4 और कॉपर का निर्माण करता है। तो इस तरह के अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा इसमें से कौन ज़्यादा क्रियाशील है और कौन कम? तो इसके लिए तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज यानी क्रियाशीलता श्रेणी को याद करना पड़ेगा। इसमें जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक क्रियाशीलता होती है और जो सबसे नीचे वो कम क्रियाशीलता होती है, और ऊपर से नीचे क्रियाशीलता कम होते जाता है। एंड फोर्थ रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट आपस में अभिक्रिया कर सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करते हैं। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के आयनों का आदान प्रदान होता है जिसमें सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है। वियोजन अभिक्रिया के भी तीन प्रकार होते हैं। पहला ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मा प्रदान करके अभिकारकों को उत्पाद में तोड़ता है। जैसे तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें ऊष्मा प्रदान करने से कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है प्रकाशिक अपघटन, सूर्य के प्रकाश में अभिकारकों को उत्पाद में टूट जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड को हम जब सूर्य का प्रकाश प्रदान करेंगे तो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा। तो इस तरह के अभिक्रिया को प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन, विद्युत धारा प्रभावित करने पर अभिकारक उत्पाद में टूट जाते हैं। जैसे वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो इस तरह के अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया करते समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का बढ़ना या हाइड्रोजन का कम होना, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है
कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया करते समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का घटना या हाइड्रोजन का बढ़ना, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर और H2O में टूट जाता है। तो हम देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कम हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है रिडॉक्स अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता हो, उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर और H2O का निर्माण होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कम हो रहा है और H2 में ऑक्सीजन का बढ़ रहा है। इसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है अवक्षेपण अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अघुलनशील उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे कि तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करता है, जिसमें सोडियम नाइट्रेट अघुलनशील पदार्थ है। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बात देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें।